सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 10 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है। तो पहले देख लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो ये एक्ट बेसिकली 2019 में एक लॉ पास हुआ था जिसमें कि 3 नेबरिंग कंट्रीज जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप लेने का जो ऑप्शन है उसे फास्ट ट्रैक किया गया। और इसमें 6 रिलीजियस जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनको ऐड किया गया, जिसमें कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस हैं। और मुस्लिम्स जो है इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए ये इस पर ज़्यादा डिबेट इस बात पर होती है। और इसका पर्पज़ ये है कि गवर्नमेंट के हिसाब से जो उन लोगों की ये हेल्प करता है एक्ट जो अपने कंट्रीज़ में रिलीजियस परसिक्यूशन के शिकार हुए थे और अब इंडिया में जो है शरण लेने आए हैं। तो बेसिकली ये इलीगल जो माइग्रेंट है जो इंडिया में यहाँ से लोग आए हैं रिलीजियस परसिक्यूशन के थ्रू, तो उन पे इलीगल माइग्रेंट का टैग जो है वो रिमूव करता है और सिटीजनशिप के जो रूल्स हैं इजी और फास्ट बनाता है। और जो इसकी कंडीशन है जो इसके लिए कि इंडिया में मिनिमम स्टे जो पहले 12 साल था जो लेने के लिए, वो घटाकर 5 साल कर दिया गया। तो यहाँ पे न्यूज़ में क्या बोला है कि न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब जो परसिक्यूशन का जो रिलीजियस परसिक्यूशन वाला क्लेम है वो वेरीफाई हो चुका हो और प्रूव हो जाए। और जो ये एक्ट है ये बेसिकली एनफोर्सेबल राइट देता है, बट सिटीजनशिप जो है वो गारंटी नहीं करता है। और जो अथॉरिटीज़ हैं वो बेसिकली सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट और वेरीफाई करेंगी। और जो माइनॉरिटी स्टेटस है, कंट्री ऑफ ओरिजिन है या फिर इंडिया आने का रीज़न है, सारा इसमें चेक किया जाएगा। और यहाँ पे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसका जो सेक्शन 2(1)(b) ये बेसिकली बोलता है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं, उन्हें इलीगल माइग्रेंट जो है वो नहीं माना जाएगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ट्रम्प मल्स टैरिफ ऑन इंडियन राइस मूव में अफेक्ट यूएस मोर। तो यूएस के जो नेगोशिएटर्स हैं वो बेसिकली उसकी टीम इंडिया आने वाली है 10 to 12 दिसंबर टैरिफ टॉक्स के लिए। और इससे पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया पर जो है राइस टैरिफ लगाने का हिंट दिया है। तो ट्रम्प ने कहा कि इंडिया और थाईलैंड जैसे देश जो है यूएस में राइस डंप कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा कि बेसिकली इंडिया को राइस पर एग्जम्पशन क्यों है। तो ट्रम्प ने कहा कि टैरिफ लगाकर इस इश्यू को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। और डेटा की बात करें तो इंडिया जो है राइस, जितना इंडिया का राइस एक्सपोर्ट होता है उसका सिर्फ 3% ही यूएस जाता है। और यूएस के राइस इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया का शेयर इसमें 26% है। यानी कि इंडिया एक मेजर इंपोर्ट सोर्स है, क्योंकि 26% राइस का शेयर जो है वो इंडिया का है यूएस में। और पर इंडिया के लिए यूएस मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो वो मार्केट नहीं है। तो यहाँ पर अगर यूएस टैरिफ बढ़ाए भी तो यूएस को इंडिया का सस्ता राइस मिलना मुश्किल होगा और इंडिया पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर करंट टैरिफ सिनेरियो की बात करें तो यूएस ने ऑलरेडी जो है इंडिया पर 50% टैरिफ जो है वो लगा चुका है। और राइस पर नए टैरिफ की पॉसिबिलिटी बेसिकली बोलते हैं कि यूएस के डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से रेज हुई है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, फेशियल रिकॉग्निशन फॉर फूड एड आंगनवाड़ी वर्कर्स मूव कोर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली पहले पोषण 2.0 स्कीम क्या है। पोषण 2.0 एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स, लैक्टेटिंग मदर्स और जो 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं या फिर 14 से 18 साल की एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, उनको अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए बनाई गई है। जिसमें कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन थ्रू टेक होम राशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, पोषण ट्रैकर ऐप या अनीमिया मुक्त भारत के थ्रू जो है, जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड जो है सप्लीमेंट्स देकर एनीमिया को कम करना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि महाराष्ट्र की जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट वो गई और उन्होंने सेंटर की जो ये स्कीम है उसमें जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और ओटीपी वेरिफिकेशन जो बनाने का फैसला है जिसमें जो मैंडेटरी है उस फैसले को जो चैलेंज किया। और पिटिशनर्स के मुताबिक जो ये सिस्टम है, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और ओटीपी वेरिफिकेशन, ये बेसिकली राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको डिसरप्ट कर रहा है।
और वर्कर्स और जो बेनिफिशियरीज दोनों में बहुत मुश्किल हो रही है इससे। और वर्कर्स ने डिमांड किया कि डिजिटल वेरिफिकेशन ये ऑप्शनल बनाया जाए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे लाडली बहन स्कीम के बारे में है, जो कि महाराष्ट्र की एक स्कीम है। तो ये स्कीम बेसिकली एक वुमेन वेलफेयर स्कीम है, जिसका एम है कि जो 18 से 60 साल की महिलाएं हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना। और इसकी स्कीम के तहत जो एलिजिबल वुमेन्स है, उनको 1500 रुपये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया जाता है मंथली। मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो देना, और हाउस होल्ड एक्सपेंस, हेल्थ, एजुकेशन और डेली नीड्स में सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आदित्य एल1 के बारे में है। तो आदित्य एल1 क्या है पहले देख लेते हैं। आदित्य एल1 जो है इंडिया का पहला स्पेस मिशन है सन को स्टडी करने के लिए, और ये लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और ये 2023 में। और ये ऑब्जर्व करता है सन को बेसिकली 24/7। एक स्पेशल पॉइंट है जिसको L1 पॉइंट बोलते हैं, लैग्रेंज पॉइंट, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो है सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, जो कोरोना जिसको बोलते हैं, उसको स्टडी करने में हेल्पफुल है। और क्यों ये जो आउटर मोस्ट लेयर है सन का, जो कोरोना है, ये हॉटर है देन द सन्स सरफेस। और सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करना, कोरोनल मास इजेक्शन से स्टडी करना, और उनका इफेक्ट क्या होता है जो अर्थ के सैटेलाइट्स हैं, या जीपीएस है, रेडियो सिग्नल्स हैं, या पावर ग्रिड्स हैं, इन सब पे। तो भी न्यूज़ में क्यों है ये, क्योंकि जो आदित्य एल1 है उसने यूएस के सैटेलाइट्स के साथ मिलकर 2024 में सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, उनके अनयूजुअल बिहेवियर का रीज़न जो है रिवील किया है। और ये एक मेजर साइंटिफिक डिस्कवरी है। तो बेसिकली सोलर स्टॉर्म्स जो होते हैं, सोलर स्टॉर्म्स मतलब कोरोनल मास इजेक्शंस से बनता है। और कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली जो सन से गैस बबल्स जो है, हॉट गैस के गैस बबल्स निकलते हैं, प्लस मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, उसको कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। और अर्थ तक ये जब पहुंचते हैं तो बेसिकली सैटेलाइट्स इफेक्ट करते हैं, जीपीएस इफेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्ट करते हैं, पावर ग्रिड्स को जो है डैमेज करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली जितने भी कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं उसके अंदर एक ट्विस्टेड मैग्नेटिक रोप जो है वो होती है। बट लेकिन जो जो अभी 2024 में एक्सपीरियंस किया गया कि दो कोरोनल मास इजेक्शन स्पेस में जो है वो कोलाइड हुए, और एक दूसरे को इतना स्क्वीज किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है लाइन तोड़कर फिर से जुड़ गए। तो इस प्रोसेस को बेसिकली मैग्नेटिक रिकनेक्शन कहते हैं। और इस सडन रिवर्सल ने जो है स्टॉर्म को एक्सपेक्टेड से ज़्यादा जो है वो पावरफुल बना दिया, सोलर स्टॉर्म को। और पॉसिबल हुआ बेसिकली जब आदित्य एल1 ने यूएस के ये सैटेलाइट्स के साथ डेटा शेयर किया। और तो इसमें पता लगा कि जो है मैग्नेटिक जो रिकनेक्शन हुआ है 1.3 मिलियन किलोमीटर जो है वाइड था, मतलब अर्थ से 100 गुना बड़ा जो है ये मैग्नेटिक रिकनेक्शन का रीजन रहा। तो ये डिस्कवरी एक्सप्लेन करती है कि जो सोलर स्टॉर्म है स्पेस में ट्रैवल करते वक्त कैसे इवॉल्व होते हैं, और आगे चलकर जो है स्पेस वेदर प्रेडिक्शन और अर्थ को प्रोटेक्ट करने में इसमें हेल्प मिलेगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे टॉप कोर्ट क्रिटिसाइजेज इलेक्शन कमीशंस मैकेनिकल आंसर्स टू एसआईआर रिलेटेड इश्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन को फियर्सली क्रिटिसाइज किया है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हर बार जो है मैकेनिकल स्टैटिस्टिक्स देता है, जब कोर्ट जो है प्रैक्टिकल ह्यूमन प्रॉब्लम्स उठाता है तब। और कोर्ट में एप्लीकेशंस थी बेसिकली तमिलनाडु के जो एनिमरेशन फॉर्म्स की डेडलाइन जो है एक्सटेंड करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि जो हिली एरियाज के लोग हैं और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो सबरीमाला पिलग्रिमेज पर गए हुए हैं इस टाइम पर। और ये बेसिकली मिड जनवरी यानी पोंगल के आसपास लौटेंगे। और पर इनुमरेशन की जो लास्ट डेट है वो बेसिकली कब तक है, 11 दिसंबर तक की है। और इलेक्शन कमीशन का इस पर जवाब क्या है कि तमिलनाडु में जो है 99.27% फॉर्म्स जो है वो डिजिटाइज हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि हर बार आप जो है 90 to 97% का डेटा बता देते हो, पर ग्राउंड रियलिटीज़ का आंसर वो नहीं देते हैं। और एप्लीकेंट्स का क्लेम है कि 56 लाख जो है लोग तमिलनाडु में अभी फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए हैं। और इसी बीच जो है केरला गवर्नमेंट ने भी 2 वीक्स का एक्सटेंशन मांगा है, जिसमें कि 20 लाख वोटर्स अभी भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो एक जो क्लेम है कि बीएलओज जो है ओवरबर्डन है ग्राउंड पर, उस पर जो है इलेक्शन कमीशन का क्लेम है कि एक बीएलओ जो है वो पर बूथ 1200 वोटर्स जो है वो कंप्लीट करता है, यानी 37 डेज में कंप्लीट कर सकता है।
तो कोर्ट का काउंटर ये है कि ये डेस्क और वर्क जो वो नहीं है और बीएलओज़ को घर-घर जाकर वेरीफ़ाई करना होता है, ट्रैवल करना होता है और अपलोड का प्रेशर होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बीएलओज़ हैं उनको स्टेट्स रिप्लेस करे, एक्स्ट्रा स्टाफ दे और ये पैन इंडिया एप्लीकेबल हो। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में है। तो इंडिया और नेपाल ने जॉइंट जो है मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण 9 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सक्सेसफुली कंक्लूड की। और ये एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव रहा कि यूएन का जो चैप्टर 7 के अंडर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के जो जॉइंट टैक्टिक्स हैं या फिर टेक्निक्स हैं या प्रोसीजर्स हैं उनको वैलिडेट करना और पार्टनरशिप है उसको रीइंफोर्स करने के लिए जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री और ऑपरेशंस हैं उन्होंने मिलकर ट्री ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो प्लांट किया, जो इंडिया नेपाल नेपाल के जो टाइमलेस मिलिट्री टाइज है उनको उनका सिंबल है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे रिकॉर्ड लो बैटरी स्टोरेज बिट्स रेज कंसर्न ओवर प्रोजेक्ट वायबिलिटी। तो यहाँ पे इंडिया में बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए बहुत ही लो बिट्स आई हैं, रिकॉर्ड लो बिट्स आई हैं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बिट्स जो है इकोनॉमिक लॉस और जो सेफ्टी रिस्क है क्रिएट कर सकती हैं, जिससे जो रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन है वो काफ़ी स्लो हो सकता है। इंडिया का गोल है कि 2030 तक बेसिकली 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बनाना। और तो ग्रिड ऑपरेटर्स हैं उनको जो एक्सेस जो उनकी सोलर या विंड पावर होती है वो कर्टेल करनी पड़ती है, क्योंकि जो है बैटरी स्टोरेज नहीं है, इसीलिए बैटरी स्टोरेज काफ़ी क्रूशियल है। और कि सितंबर तक जो है सिर्फ 500 मेगावाट और ऑपरेशनल स्टोरेज अवेलेबल था हमारे पास स्टोरेज के रूप में। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले जो है 10 साल तक जो कोल है वो पावर सप्लाई का बैकबोन वो बना रहेगा और 2035 के बाद भी कोल कैपेसिटी ऐड हो सकती है और रिन्यूएबल एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो स्लो हो सकता है। और जो टेंडर्स निकाले जा रहे हैं उसमें टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मिसिंग है। इससे जो इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स हैं जैसे रियल एस्टेट के सेक्टर के लोग भी बिडिंग में वो आ गए हैं। एंश्योर फ्री कंटेंट एक्सेस फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेज वर्किंग पेपर। तो यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, तो गवर्नमेंट ने एक आइडिया प्रपोज कर रही है कि जिसमें चैट जीपीटी जैसे जो एआई मॉडल्स हैं वो इंटरनेट पर जितना भी डेटा है उसको फ्री कंटेंट है उसको फ्रीली यूज़ कर सकें और वो सब यूज़ करने की परमिशन मिलनी चाहिए उसको। बट यहाँ पे एआई कंपनीज जो भी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल यूज़ करेंगी और जिन क्रिएटर्स का यूज़ करेंगी उनको एक रॉयल्टी देनी पड़ेगी और उस रॉयल्टी को कलेक्ट करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट बनाने का प्लान है। और जो ये रॉयल्टी एआई कंपनी से कलेक्ट होगी वो फिर जो है कंटेंट क्रिएटर्स जो जिनका डेटा यूज़ किया उनको बाँट देगी। तो ये एक सिर्फ़ एक वर्किंग पेपर है, फाइनल नहीं है, 30 दिन तक जो है सजेशन लिए जा रहे हैं। तो नैस्कॉम जो बॉडी है वो इसके अगेंस्ट है, वो बोल रही है सब पर रॉयल्टी एआई कंपनीज़ पे सारी रॉयल्टी लगा देना वो इनोवेशन को स्लो कर देगा। जो नेक्स्ट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू गिव नेशन वाइड डेटा ऑन मिसिंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट को पिछले 6 साल का नेशन वाइड डेटा ऑन मिसिंग चिल्ड्रन फर्निश करने का ऑर्डर दिया है और होम मिनिस्ट्री को एक डेडिकेटेड जो है नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने को कहा गया है बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ। इशू क्या है, कई स्टेट्स में जो मिसिंग चिल्ड्रन है उनका नंबर जो है वो बढ़ रहा है और कई बच्चे बेसिकली नो वेयर ट्रेस्ड कैटेगरी में जा रहे हैं। तो पहले क्या है कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बोला गया था कि डेडिकेटेड ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करें मॉनिटर करने के लिए मिसिंग चिल्ड्रन केसेस के, और सारी डिटेल जो है मिशन वात्सल्य पोर्टल पर जो है टाइमली अपलोड करें। तो सभी स्टेट्स ने बेसिकली डेडिकेटेड ऑफिसर तो अपॉइंट कर दिए, लेकिन इशू ये है कि इनके बीच का जो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो काफ़ी वीक है। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब जो होम मिनिस्ट्री है वो खुद ही नोडल ऑफिसर जो है अपॉइंट नहीं कर पाई है, तो जबकि वो सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 2 वीक्स के अंदर जो है सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग जो है वो ऑफिसर अपॉइंट किया जाए। जो ऑफिसर और जो अपॉइंट होगा उसकी जो डिटेल है वो मिशन वात्सल्य पोर्टल पर जो है अपलोड की जाए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे हाउस पैनल टेल्स गवर्नमेंट नॉट टू अप्रूव एकलव्य स्कूल्स अंटिल लैंड इज मेड अवेलेबल। तो एकलव्य स्कूल्स क्या हैं? एकलव्य स्कूल्स जो है बेसिकली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ये ट्राइबल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री की फ्लैगशिप स्कीम है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो एसटी स्टूडेंट्स हैं उनको हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड करना,
स्पेशली जो रिमोट ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर। और ये ऑपरेट कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? बेसिकली नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये इम्प्लीमेंट करती बॉडी। तो यहाँ पे जो क्लास 6 से 12th के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री हॉस्टल, फूड, यूनिफॉर्म और बुक्स दिए जाते हैं। फोकस होता है बेसिकली ट्राइबल कल्चर प्रिजर्विंग करिकुलम पर, स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल और स्मार्ट लर्निंग। तो यहाँ पर प्रायोरिटी होती है कि जो रिमोट ट्राइबल ब्लॉक्स के ट्राइबल पॉपुलेशन है, चिल्ड्रंस हैं, उनको एडमिशन दिया जाए। और हर जो ट्राइबल ब्लॉक है उसमें 50% से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन में जहाँ पर है ट्राइबल ब्लॉक में, वहाँ पे एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किया जाए। और इसमें जो फंडिंग होती है 100% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग होती है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, केयर एज डिसेबिलिटी, जस्टिस, डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे ये आर्टिकल बताता है कि जो मेंटल हेल्थ है उसकी बेसिकली रियल स्टोरीज बताता है कि जो जो बचपन में जिसका अब्यूज़ हुआ हो, या फिर पॉवर्टी देखी हो, या भूखमरी का शिकार हुआ हो, होमलेसनेस फील किया हो, या साइकाइट्रिक कोई अब्यूज़ हुआ हो। तो नंबर्स से ये बोलते हैं कभी भी समझ में नहीं आता है मेंटल हेल्थ की जो रियल स्टोरीज हैं। और लोग अलग-अलग तरह से जो है अपना जो दुःख है एक्सपीरियंस करते हैं। और करंट जो मेंटल हेल्थ सिस्टम है, उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, ट्रॉमा है और डिग्निटी, इनको इग्नोर कर देते हैं। तो आज का सिस्टम बेसिकली लोगों को नॉर्मल बनाने के लिए या इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है, पर उनकी जो रियल लाइफ स्ट्रगल्स हैं, पॉवर्टी, शेम, रिजेक्शन, फैमिली ब्रेकडाउन या सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनको एड्रेस जो है वो नहीं करता है। और मेंटल हेल्थ गैप्स जो है वो बेसिकली 70 टू 90% तक हैं। और क्योंकि ज़्यादा केयर मेडिसिन और क्विक फिक्स पर बेस्ड है, ना कि ह्यूमन कनेक्शंस पर। और आर्टिकल कहता है कि मेंटल हेल्थ केयर को बेसिकली, जो मेंटल हेल्थ केयर है उसको डिग्निटी, जस्टिस, इक्विटी और लिव्ड एक्सपीरियंसेस के आसपास जो है मेंटल हेल्थ केयर को रीडिज़ाइन करना होगा। और केयर का मतलब जो है सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इंसान को वो ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए और वो चाहता क्या है। और इसमें जो है इमोशनल सपोर्ट, रिलेशनशिप्स, सेफ्टी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और मीनिंग मेकिंग जो है वो बेसिकली सारा आता है। बेसिकली लास्ट में आर्टिकल बोलता है कि रियल चेंज तभी आएगा जब कम्युनिटी वर्कर्स और जो लिव्ड एक्सपीरियंस वाले वर्कर्स एक्सपर्ट्स हैं उनको इक्वल प्रोफेशनल्स जो है वो माना जाएगा। और रिसर्च और ट्रेनिंग रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जो है समझे। और केयर सिस्टम जो है उन अनजस्टिसेस को जो एड्रेस करे जिन रीजंस की वजह से उनको प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, चार्टिंग ऑन एजेंडा ऑन द राइट टू हेल्थ। तो यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन ऑन हेल्थ राइट्स जो है दिल्ली में 11 से 12 दिसंबर के बीच ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और कन्वेंशन का मेन फोकस जो है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, जिसमें कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और हॉस्पिटल्स हैं, ये प्राइवेट प्लेयर्स को देने से के खिलाफ हैं। और इससे बेसिकली होता क्या है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर है और महंगा हो रहा है बोलते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेसिकली ओवर चार्जिंग, अननेसेसरी सर्जरीज की जाती हैं, पेशेंट के राइट्स का वायलेशन होता है। तो यहाँ पे जो जो बोलते हैं कि इन सब के लिए जो रेगुलेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, रेट कंट्रोल होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी और ग्रीवेंस रिडर्सल की डिमांड रखी जाएगी। तो इंडिया का जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग भी काफ़ी लो है, सिर्फ 2% है बजट का। और इसलिए लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी हाई है। और इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ में वो काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं है। और कोविड-19 में हेल्थ हेल्थ वर्कर्स की इम्पोर्टेंस दिखाई, पर उनकी जो सैलरीज़ हैं या फिर काफ़ी लो हैं, जॉब्स इनसिक्योर हैं। और उनके जो राइट्स और बेटर वर्किंग कंडीशन की डिमांड भी रखी जाएगी। और मेडिसिन्स बहुत महंगी हैं, क्योंकि 80% ड्रग्स प्राइस कंट्रोल के बाहर हैं। और इर्रेशनल ड्रग्स और अनएथिकल मार्केटिंग जो है वो चलती रहती है। और हेल्थ सिस्टम में कास्ट, जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी हाईलाइट किया जाएगा। सेशन में बेसिकली दलित, आदिवासी, मुस्लिम, एलजीबीटी और डिसेबल्ड कम्युनिटीज़ के इश्यूज डिस्कस होंगे। और फूड सिक्योरिटी, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसे हेल्थ डिटरमिनेंट्स पर भी बात होगी, ऐसा बोलना है। कन्वेंशन का मोटो होगा हेल्थ केयर फॉर पीपल,
नॉट फॉर प्रॉफिट्स। और जो जन स्वास्थ्य अभियान है उसके 25 साल कंप्लीट हो रहे हैं और ये इवेंट फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ बनाने का एक्शन कॉल है, ताकि हर इंसान को राइट टू जो हेल्थ है वो इंश्योर किया जा सके। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इंडिया मस्ट अपहोल्ड सोशल कोहेजन विद अ रिजुविनेटेड नेशनल पर्पस। तो यहाँ पे बोलना है कि जो वंदे मातरम है वो बेसिकली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1880s में आनंद मठ में जो है वो लिखा, और 2025 में इसकी 150th एनिवर्सरी थी। और 1937 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने इवेंट में इसके जो पहले दो स्टैंजा हैं वो अप्रूव किया और यूज़ करने का फैसला किया, और इसे नेशनल सॉन्ग का स्टेटस दिया गया वंदे मातरम को। और यहाँ पे अभी क्या है, डिबेट हुई पार्लियामेंट में और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इस चीज़ को लेकर हो गई। बीजेपी ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 स्टैंजा जो है अप्रूव किए, जो कि पार्टीशन पॉलिटिक्स को इससे सपोर्ट मिला। और ऑपोजिशन ने यहाँ पर वही इस चीज़ को बोला कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ का समझाया और बोला कि पार्लियामेंट को करंट इश्यूज़ पर जो है फोकस करना चाहिए। तो मैसेज क्या है? मैसेज बेसिकली ये है कि नेशनल मूवमेंट ने जो है हिंदू, मुस्लिम जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सबको यूनाइट किया, और वंदे मातरम का इतिहास जो है वो बेसिकली म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एकोमोडेशन का एग्जाम्पल है, और मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स भी इसको गाते हुए फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हुए थे। तो इंडिया को अपनी जो यूनिटी है और नेशनल पर्पस उसको अपहोल्ड करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अभी जो गोवा में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें नाइट क्लब में आग लग गई थी, और इसकी वजह थी कि वैलिड जो है फायर एनओसी नहीं था, बिल्डिंग इल्लीगल थी, और पंचायत ने डेमोलिशन नोटिस दिया था पर एनफोर्स नहीं हुआ। सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग था, और जो वुडन इंटीरियर होने की वजह से, वेंटिलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से, इमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से ये इंसिडेंट हुआ, और जिसमें कि 25 लोगों की जान गई। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैन इंडिया काफ़ी कॉमन है, और ये जिसमें कि रेगुलेटरी एनफोर्समेंट की कमी होती है। तो क्यों ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं? तो बोलते हैं कि जो लॉज़ हैं और बिल्डिंग कोड्स हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं, पर जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी वीक है, और जैसे कि लॉज़ जो हैं वो काफ़ी लैक्स हैं, करप्शन होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया काफ़ी हाई है। तो गोवा जैसे टूरिस्ट हब्स में इल्लीगल नाइट क्लब्स पॉलिटिकल पैट्रोनेज से जो है वो ऑपरेट करते हैं, और जो रिफॉर्म्स नीडेड हैं इसमें कि रेगुलेटरी फायर सेफ्टी ऑडिट्स जो है रिजल्ट हों, और रिजल्ट जो है पब्लिक पोर्टल पर अपलोड हों, कम्युनिटी अवेयरनेस और लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करा जाए, ताकि फायर एग्जिट्स जो है इंश्योर किए जा सकें, फायर रेजिस्टेंट मटेरियल लगाया जा सके, स्टाफ की ट्रेनिंग हो हाई टेम्परेचर इस्टेब्लिशमेंट्स में, ताकि सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट जो है इन सब इवेंट्स में किया जा सके। तो इंडिया में फायर सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली गवर्नेंस जो कल्चर है वो बदलना होगा, सिटीजन सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी बनानी होगी, ऐसा इस पूरे आर्टिकल का बोलना है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, कंबोडिया वॉज फियर्स फाइट एज थाईलैंड क्राइसिस वर्सन्स। तो यहाँ पे कंबोडिया और जो थाईलैंड है उनके बॉर्डर पर कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जहाँ दोनों देश जो है अपना हक जताते हैं, और यही जगह पर बार बार फायरिंग और क्लैशेस होते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के जो रूट्स हैं पुराने बॉर्डर्स और अनक्लियर डिमार्केशंस की वजह से है। तो यहाँ पे संडे को जो है एक क्लैश हुआ जिसमें 2 थाई सोल्जर जो है इंजर्ड हुए, और सीज़फायर टूट गया और फाइटिंग जो है वो एस्केलेट हो गई, जिसकी वजह से टेन्स ऑफ थाउजेंड्स लोग जो है बॉर्डर एरिया से भागने पर मजबूर हो गए हैं, और सीज़फायर जो है वो ब्रेक हो गया है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, ज़ेलेंस्की फर्मली रिफ्यूजेस टू सीड एनी टेरिटरी टू रशिया। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्लियर किया कि जो यूक्रेन किसी भी टेरिटरी को जो है वो रशिया को नहीं देगा कोई भी। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक इंटरव्यू में फिर से जो है प्रेशर डाला कि यूक्रेन को रशिया को अपनी टेरिटरी कंसीड करनी चाहिए। उनका क्लेम है कि रशिया का जो है वो अपर हैंड है। तो ज़ेलेंस्की बेसिकली लंदन में जो है ब्रिटेन, फ्रेंच और जर्मन चांसलर से भी मिले, और एम है यूक्रेन के लिए यूरोप का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करना। इसमें जो यूएस का प्रपोजल आ रहा है कि जो यूक्रेन के अंडर जो डॉनबास रीजन है उसका कंट्रोल रशिया को देने की बात की गई है, और वहीं ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि जो है वो कोई भी अपनी जो टेरिटरी है वो रशिया को नहीं देंगे। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।